जी स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आप लोगों ने स्टडी करना है वो कौन सा है जी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने कल स्टडी कर लिया जी। स्पेक्ट्रम क्या था, आपने टाइप्स देख ली स्पेक्ट्रम की। एक एब्जॉर्प्शन है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम फर्दर डिवाइड, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फर्दर डिवाइड हो रहा था लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है जी, और वो सारी चीजें आपने डिस्कस की। आज हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले ऑफ द कलर्स, कि कलर्स जब विजुअली डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करते हो या फिर से हीट अप करते हो, तो वो क्या करता है? डिफरेंट कलर्स शो करता है। दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन आपको पता है जी, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन इज, हमने क्या किया जी? डिस्चार्ज ट्यूब ली, जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइट। आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया एट अ वेरी लो प्रेशर, जहां पे प्रेशर बहुत कम था। अब ब्लूइश लाइट इज एमिटेड, जब आपने उसे क्या किया जी? वोल्टेज अप्लाई किया, तो उसमें से ब्लूइश लाइट एमिट हुई फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब से। दिस लाइट को, जब इस लाइट जो ब्लूइश लाइट हुई, इसे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा गया, तो हमने देखा कि ये लाइट जो थी सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस पे कंसिस्ट कर रही थी। क्या बात उन्होंने की है जी? एक डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास, ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब पे हमने क्या फिल किया? हाइड्रोजन को फिल किया। जब हाइड्रोजन को फिल किया, प्रेशर हमने बहुत ज्यादा क्या रखा? लो रखा। हाइड्रोजन को फिल करने के बाद आपने क्या देखा जी? कि इसमें से ब्लूइश कलर की लाइट एमिट हो रही है। ये ब्लूइश लाइट जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ऑब्जर्व किया, तो आपने देखा, इन्होंने देखा कि बहुत सारी ये लाइंस जो थी, बेसिकली ब्लूइश लाइट बहुत सारी शार्प लाइंस पर कंसिस्ट कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी शार्प लाइंस पे ये क्या कर रही है? कंसिस्ट कर रही हैं। ठीक हो गया। दीज लाइंस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। बाद में इन लाइंस को नाम दे दिया गया स्पेक्ट्रल लाइंस का। द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस लाई इन द विजिबल अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। जब देखा गया कि इनकी वेवलेंथ जो थी वो विजिबल रीजन यानी कि 400 से लेके 700 नैनोमीटर में भी थी। अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन यानी कि 400 से ज्यादा की वेवलेंथ की भी लाइंस थी ये, और 750 से कम वेवलेंथ की भी जो लाइट्स में, सॉरी, ज्यादा वेवलेंथ की लाइट इसमें मौजूद थी, वेवलेंथ इसमें मौजूद थी। यानी कि लाइंस जो थी इसमें विजिबल भी आ रही थी, अल्ट्रावायलेट भी आ रही थी और इंफ्रारेड रीजन भी आ रही थी। ये स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी क्लासिफाइड, बाद में साइंटिस्ट ने इन स्पेक्ट्रल लाइंस को क्लासिफाई कर दिया इनटू 5 ग्रुप्स। दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। ये लाइन 5 ग्रुपों में डिवाइड होगी जिन्हें स्पेक्ट्रल सीरीज कहा जाता है, और इस सीरीज को नाम दे दिया गया क्या? अभी हमने बात की, लाइंस बेसिकली 3 रीजन्स पे कंसिस्ट कर रही है। विजिबल, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जी विजिबल रीजन्स पे है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पे है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है? अगर आप देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी? अगर यूवी रीजन्स पे आ रही थी स्पेक्ट्रल लाइन, तो हमने से लाइमन सीरीज का नाम दे दिया। अगर विजिबल रीजन पे आ रही है तो दीज स्पेक्ट्रल लाइंस आर कॉल्ड बल्मर सीरीज। अगर आपके पास इंफ्रारेड, तीन, यानी कि आप कह सकते हो कि 3 रीजन्स जो थे, 3 लाइंस जो थी वो आपके पास इंफ्रारेड में आई। वन इज कॉल्ड पास्कन, ब्रैकेट एंड पफर्न्स, और एक जो थी वो यूवी रीजन में है विच इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, और अगली विजिबल रीजन में है बल्मर सीरीज। टोटल 5 सीरीज हैं जो आपने नाम अच्छी तरह याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज लाइमन सीरीज, अदर इज पास्कन सीरीज, ठीक है, पफर्न सीरीज, बल्मर सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज। इसमें से लाइमन सीरीज जो थी वो यूवी रीजन में फॉल कर रही थी, बल्मर सीरीज जो थी वो विजिबल रीजन में फॉल कर रही थी, और पास्कन, ब्रैकेट एंड पफर्न सीरीज जो थी वो आईआर रीजन यानी कि इंफ्रारेड रीजन में फॉल कर रही थी आपके पास। द फर्स्ट 4 सीरीज वर डिस्कवर्ड, जो पहली 4 सीरीज थी, कौन कौन सी 4 सीरीज हैं जी? आपके पास लाइमन, बर्मर, पस्कन एंड ब्रैकेट। ये 4 सीरीज जो थी ये बोहर एटॉमिक मॉडल 1913 से पहले डिस्कवर हो चुकी थी। द वेव नंबर जो है आपका, वेव नंबर आपको पता है जी क्या है? हमने पढ़ा था वेव नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो नीचे गिवन बिलो है, आप पढ़ लीजिएगा। इट इज सीन फ्रॉम द टेबल। आप टेबल में अगर देखो तो दैट वी प्रोसीड फ्रॉम लाइमन टू परफंड, हम लाइमन से परफंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। देखिए आपके पास लाइमन में 82 है, बल्मर में 15, फिर 5, 2 और 1 पे जा रही है, कि जैसे जैसे हम लाइमन से परफंड से पर में मूव करते हैं, वेव नंबर जो होता है वो क्या कर रहा होता है? डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। द लाइंस ऑफ बल्मर सीरीज हैज बीन गिवन स्पेसिफिक नेम, हमने बल्मर सीरीज को स्पेसिफिक नेम दे दिया। क्या नेम दिया जी? उसकी पहली जो वेव नंबर था आपने उसको नाम दे दिया जी हाइड्रोजन अल्फा, दूसरी को हाइड्रोजन बीटा, गैमा, सो ऑन, हमने इस तरह दे दिया। और अगेन लाइमन से परफंड की तरफ जाते जाते यूवी से
IR की तरफ जाते जाते जो वेव नंबर होता है वो क्या करना शुरू कर देता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है आपके पास, ठीक है जी। अब हमने चेक करना है कि ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स, आपको पता है जी बोहर्स कहता है, बोहर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, कि आपके हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, में रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन इट्स एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, ऑर्बिट नंबर 1 में भी, ऑर्बिट नंबर 2 में भी, विद स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम, लेकिन डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी पे। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हम इसे क्या करें, हीट कर रहे हैं, या हीट करो आप इसे, ठीक है, या इसके ऊपर क्या करो जी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी फॉल करवाते हो, इट्स इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो आपके पास लोअर ऑर्बिटल्स में होते हैं, वो जंप कर जाते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कहां जंप कर जाते हैं, फ्रॉम हायर ऑर्बिटल, यानी कि लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ जंप कर जाते हैं। कैसे जंप करते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग पर्टिकुलर वेव लेंथ ऑफ एनर्जी, एक खास एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए करने के बाद सब्सिक्वेंटली फिर क्या होता है, जब वो हायर ऑर्बिटल लोअर से हायर की तरफ मूव कर गए, फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल लेवल पे। जब इनकी एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है, जब वो ओरिजिनल लेवल पे वापस आते हैं हायर से लो, तो वो एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी जो रिलीज हुई है ये हमें नजर आ रही होती है एज अ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है, जिनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, और ये हमें ब्राइट लाइंस नजर आ रहे होते हैं, जैसे हमने एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा। ये जो रेडिएशन है, जब हम इसे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखते हैं, तो बेसिकली ये रेडिएशन ब्राइट लाइंस पे कंसिस्ट करती है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स। ठीक हो गया जी। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, हम बात करते हैं जी, जो आपकी लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइंस है, आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप। ये कब प्रोड्यूस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास कब प्रोड्यूस हो रही हैं, ये उस टाइम प्रोड्यूस होती हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वापस जब मूव करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि लाइमन सीरीज के अंदर जो आपके पास क्या होती है, एंड जी, लाइमन सीरीज में क्या होता है जी, आपके पास N1, यानी कि N1 से जो है वो आपके पास मूव कर रहा है किसके ऊपर, N2 में। अब N2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 से ये मूव कर सकता है 2 पे भी, 1 से 2 पे भी मूव कर सकता है, ये 1 से 3 पे भी मूव कर सकता है, ये 1 से 4 पे भी मूव कर सकता है, 1 से 5 पे भी मूव कर सकता है। इसमें N जो होगा वो 1 होगा, लेकिन N2 यानी कि हायर ऑर्बिटल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 1 से 2 पे मूव कर रहा है। अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर ये 1 से 2 पे नहीं जाएगा, बल्कि 1 से 3 पे जंप करेगा। अभी हमने स्टार्ट पीछे पढ़ा कि मे बी ये क्या करता है, डिपेंड करता है एनर्जी पे ही किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। क्लियर हो गया जी। लाइमन डिड नो द रीजन। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इसके रीजन क्या है, तो ये लाइमन को खुद भी नहीं पता था, जस्ट उसने ऑब्जर्व किया थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर या थ्रू इंस्ट्रूमेंट कि आपके पास लाइमन में N1 जो था वो 1 ही है, लेकिन N2 यानी कि हायर ऑर्बिटल 2 भी हो सकता है, डिपेंड करें एनर्जी पे, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कि 1 से 2 पे भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, 1 से 3 पे भी कर सकता है, 1 से 4 पे भी, 1 से 5 पे भी। इसी तरह स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बर्मल सीरीज डिस्कवर इन 1887 ओरिजिनेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे जो है बर्मल सीरीज के अंदर, यहाँ पे N1 जो है वो 2 है, यानी कि बल्मर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो किस, पहला इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है लोअर ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिट नंबर 2 में पड़ा है, और जो इसका हायर ऑर्बिट होगा वो कौन सा होगा, अब आपका इलेक्ट्रॉन जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो 2 से 3 में, इन केस ऑफ बल्मर, बल्मर में वो क्या करता है, 2 से 3 में जंप करेगा, 2 से 4 में जंप कर सकता है, यानी कि इसका N1 2 ही है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 में मौजूद है। 2 से हायर ऑर्बिट कौन सा बनता है, 3 बनता है, 2 से 4 बनता है, 5 बनता है, 6 बनता है, 7 बनता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ट्रांजिशन इस सूरत में आती है। इन द सेम वे, इसी तरह ब्रैकेट, पास्कल ब्रैकेट और पफर्ड में भी क्या हो रहा है आपके पास जी, इसी तरह पास्कल ब्रैकेट और पफर्ड में भी सीरीज जो है वो ऐसे प्रोड्यूस है। पास्कल में क्या होता है, N1 जो है आपके पास 3 है, और N2 क्या होगा पास्कल के अंदर, आपके पास 4 हो सकता है, हायर ऑर्बिटल 5, 3 के बाद हायर ऑर्बिटल 4, 5 और 6 आ रहा है। ब्रैकेट में जो है वो N1 आपके पास 4 आता है, यानी कि इसका पहला इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में मौजूद है 4 में, अब यहां से वो जंप करेगा, N2 कौन सा हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसी तरह पफर्ड में जो पहला है आपके पास N1, इसका पहला इलेक्ट्रॉन जो N1
मौजूद है वो 4th ऑर्बिटल में मौजूद है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को हीट अप करना है तो जंप करेगा, तो ये 5 पे जंप करेगा, 6 पे जंप करेगा, 7 पे जंप करेगा रिस्पेक्टिवली। इसकी रीजन आज तक नहीं समझ आ सकी, इसकी पीछे इसकी प्रॉपर रीजन क्या है, ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है अगेन, कि लाइमन के अंदर, अभी देख लेते हैं, ये देखिए ये आपके पास डायग्राम मौजूद है। डायग्राम बड़ी क्लियरली आपको बता रहा है कि लाइमन के अंदर जो पहला N1 है वो क्या है, 1 है। लेकिन आपके पास N2 क्या है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इसी तरह बाल्मर, अगर हम बाल्मर की बात करते हैं तो बाल्मर में पहला जो है N1 वो क्या है आपके पास 2 है, और N2 जो है वो इसका 3, 4, 5, 6। इसी तरह आपके पास पास्कन की अगर बात करें तो पास्कन में पहला जो है वो N1 3 है, और N2 क्या हो सकता है 4, 5, 6, 7। आप डायग्राम को अगर गौर से अपनी बुक से देखेंगे तो बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में N1 4 आता है और प्रफंड में 5 आता है, सो ऑन। और जब 5N1 जहां से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट होगा उसे अगले ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हमें बता रही है। जी, हम जरा क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज बाय बोहर्स थ्योरी। हम क्या करते हैं कि जो वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज आई हैं इसमें जो नंबर ऑफ वेव्स होती है हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बोहर्स थ्योरी। कैसे जी, वेव लेंथ आपको पता है लैम्डा से शो होती है, वेव नंबर को म्यू बार से शो करते हैं। डिपेंड कर रहा होता है किस पे, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन, कितनी वेव लेंथ है स्पेक्ट्रल लाइंस की, कितना उनका वेव नंबर है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जब एमिट करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टुवर्ड्स लोअर जा रहा है तो वो कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, डिपेंड अपॉन द एनर्जी लेवल। सपोज हम करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 पे मौजूद है, ऑर्बिट नंबर 2 पे, यानी कि N2 पे मौजूद है, और वो N2 से जंप कर रहा है, हायर ऑर्बिट है ना, हायर ऑर्बिट N2 है, हायर ऑर्बिट से अगेन वो जंप कर रहा है टुवर्ड्स N1। क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है, दिस वन, एक इलेक्ट्रॉन है, उसे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो कहां चला गया, N2 पे चला गया। अब क्या करेगा, जब वो एनर्जी को इमिट करेगा तो वो किस में आ जाएगा, N1 पे आ जाएगा, यानी ड्रॉप हो जाएगा किस पे, N1 पे, और एमिट करेगा फोटोन ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स इक्वेशन, बोहर्स इक्वेशन क्या कहती है हमें, वो कहती है जी, जी बोहर्स की हमने, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था जी, बिल्कुल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था हमने, बड़ा डिटेल के साथ कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब हमने, हमारे पास ऑब्वियसली N2 है आपके पास और N1 है, ऐसी बात है। तो इसका मतलब एनर्जी फॉर N1 भी E1 भी होगी फॉर ऑर्बिट नंबर 1, और N2 की भी एनर्जी होगी। तो दोनों एनर्जीज को हम लिख लेते हैं E1 और E2। मैंने इसमें अब जाना नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्लियरली ड्राइव कर दिया था। तो आपके पास ये N1 की एनर्जी है, ये आपके पास क्या है, N2 की एनर्जी है, ठीक हो गया। E1 एंड E2 आर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रॉन N1 में था, ऑर्बिट नंबर 1 में था, और जब आपके पाज इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट नंबर 2 में था। तो इनके दरमियान अगर हम एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं तो एनर्जी डिफरेंस कैसे आता है, एनर्जी डिफरेंस आपको पता है जी, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 में से E1 को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं जी, डेल्टा E इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है जी, E2 क्या है आपके पास, दिस वन, माइनस Z square ME4 divided by 8 epsilon naught square N2 square H square माइनस E1 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, विच इज माइनस Z square ME4 divided by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 की वैल्यू आ रही है ना, तो 1 स्क्वायर ओवर H स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, ऑब्वियसली इसमें आपके पास Z भी कॉमन निकल रहा है, M भी कॉमन निकल रहा है, E भी निकल रहा है, 8 भी निकल रहा है, पाई भी निकल रहा है, H। जो चीज कॉमन नहीं है वो क्या है जी, ऑर्बिट्स के नंबर, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, कॉमन निकल आया, ठीक हो गया। ये हमने क्या कर लिया, इसमें से कॉमन निकाल लिया। हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन एटम, तो हमें पता है जी Z जो होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, 1 होते हैं। हम वैल्यू पुट करते हैं 1, पीछे आपके पास क्या बचा है, ME4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इनकी वैल्यूज को पुट करते हो तो वैल्यू पुट करने के बाद इनका जो नंबर आता है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, E चार्जेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स में देख लिए थे, 8 8 है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है जी 8.85, परमिटिविटी कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी पता है 6.65 मल्टी 10⁻³ है, ठीक हो गया। अब जब वैल्यू को पुट करोगे इन सब के अंदर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.18
2.18 मल्टीप्लाई टेम्परेचर माइनस 18 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब वैल्यू को पुट करते हो आप इसमें इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास अब ये नई क्वेश्चन बन गई। 2.18 मल्टीप्लाई टेम्परेचर माइनस 18 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इस इक्वेशन को यूज करके हम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। एंड कैन बी कैलकुलेटेड n2, यानी कि आपके पास n1 ऑफ लोअर एनर्जी एंड n2 जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हम इजीली फाइंड करें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट n1 एंड n2 आर द एडजेसेंट ऑर्बिटल। ये नहीं जरूरी कि n1 और n2 एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या है, आपके पास n1 है और n2 है। अभी मैंने बात की अगर n1 1 हो सकता है तो वो ऑर्बिट नंबर 2 पे मूव कर सकता है, n1 1 हो सकता है ऑर्बिट नंबर 3 पे मूव कर सकता है आपके पास जी। तो वो ऑर्बिट नंबर किस पे मूव कर सकता है, 3 पे मूव। एडजेसेंट तो नहीं है, दिस इज नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब अगले वाला। तो आपका 1 जो है वो 2 पे भी मूव कर सकता है, 1 से वो 3 पे भी, 4 पे भी, 6 पे भी मूव कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, ठीक है जी। अगली बात हम करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन द एनर्जी डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है जी, हमने पीछे प्लांक्स कांस्टेंट पढ़ा था। प्लांक्स कांस्टेंट में क्या था जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। आपने पढ़ा था जी डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल है जी, एच म्यू के इक्वल है। जी, डेल्टा ई किसके इक्वल है, एच म्यू के इक्वल है। तो अभी हमने डेल्टा ई की वैल्यू निकाली, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई की जगह इस पूरी वैल्यू को पुट कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, me4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n के वन और एच म्यू आ गया। अब हम क्या करना है जी, म्यू की वैल्यू निकालनी है। म्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एच को जो हमें मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जगह जाके क्या जगह डिवाइड होगा। पहले हमारे पास h2 था, जब एक और एच आया तो वो क्या बन गया, h3 बन गया। आपके पास अब नई इक्वेशन आ गई which is for frequency mu is equal to me4 divided by 8 epsilon naught square h3। पहले 2 था, एक और h आने के बाद वो क्या बन गया, 3 बन गया। और आके आ जाएगा 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई आपके पास, जिसमें आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई है जी। आप लोगों को पता है ये हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकंड के इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर जो 24 अभी हमने निकाली है वो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड, कितना फोटोन, कितनी रेडिएशन एमिट हुई है उसकी वैल्यू दे रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिटल्स टू लोअर ऑर्बिटल्स, जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिटल से टुवर्ड्स लोअर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम, फ्रीक्वेंसी गो ऑन डिक्रीजिंग। आपको पता है जैसे जैसे आपका हायर से टुवर्ड्स लोअर जाता है, डिफरेंट लेवल्स के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या करना शुरू हो जाती है, ऑब्वियसली डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। क्योंकि एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लोअर की एनर्जी तो कम है तो वैसे फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, क्योंकि आपके पास एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक हो गया। अब हमने वेव नंबर को कैलकुलेट करना है। वेव नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है अगेन हमने प्लांक्स जब यूज किया तो प्लांक्स कहता है कि वे आपके पास म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी वेव नंबर होती है, ठीक हो गया। अगर सी वेव नंबर है तो दैट्स मीन हम म्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सी वेव नंबर पुट किया, हमने पुट किया इज इक्वल टू सारा कुछ वही आ गया। अब हमने वेव नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो सी है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेव नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सारा कुछ वही है, जस्ट वेव नंबर की वैल्यू को पुट किया, ठीक हो गया। इसमें जो वैल्यू है आपके पास अगेन इसमें z इज इक्वल टू 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए z जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसमें जो फैक्टर है me4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आया है, इसको हमने जब कैलकुलेट किया, अगेन जब वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास 1.09678 मल्टीप्लाई टेम्परेचर 7 आया। अब इसको जो है उन्होंने क्या कर दिया, एक नए कांस्टेंट के इक्वल कर दिया विच इज कॉल्ड r। Why it is called R? It's called रेडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या है 1.096। रेडबर्ग कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि रेडबर्ग ने इसकी वैल्यू को पुट किया था, इस वजह से ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे की जगह क्या कर सकते हैं जी, R भी पुट कर सकते हैं विच इज मीन रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस R की वैल्यू आपके पास क्या है 1.09678 मल्टीप्लाई 7। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू पूछी जाती है, ठीक हो गया जी। दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। हम z की वैल्यू ऑब्वियसली 1 पुट करें फॉर हाइड्रोजन के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को यूज करके, हम इस इक्वेशन को यूज करके क्या कर सकते हैं कि हर बल्मर सीरीज में हर एक और उसका रेडिएशन का वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम चेक कर लेते हैं, वी कैन चेक इट।
जी, जैसे लाइमन सीरीज की हम बात कर रहे हैं, दिस इज लाइमन सीरीज। जी, लाइमन सीरीज है, हम कंसिडर करते हैं कि लाइमन सीरीज का n1 क्या है 1 है और n2 क्या है 2 हो सकता है। ठीक है जी, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं जी, हमारे पास क्या था जी, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 था, मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज माई 7 डिवाइडेड, मल्टीप्लाई किसे होता है 1 ओवर n n1 स्केयर माइनस 1 ओवर n2 स्केयर। ठीक है जी, अब n1 क्या है, इसमें आपके पास 1 है और n2 क्या है 2 है, तो आप 1 स्केयर और 2 स्केयर करो, वैल्यूज को जब इनको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास क्या आता है जी, आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी विच इज 82.26, यानी कि अगर पहले ऑर्बिट से आपके पास सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वेव नंबर ये आ गया। अब आप कंसीडर करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन तो n1 पे है लेकिन वो जंप कर रहा है n3 पे, अब यहाँ पे n2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए जैसे जैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से और हायर ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, वेव नंबर की वैल्यू इंक्रीज करिए, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली पुट कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इन्फिनिटी की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो, इन्फिनिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो रही है, लिमिटिंग लाइंस जो होती हैं डेवलप व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम करता है फ्रॉम इनफिनाइट ऑर्बिटल टू n1, इनफिनाइट ऑर्बिटल से n1 पे बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल दीज वेव नंबर जो है, अगर इनकी तमाम की वेव नंबर की जो लाइंस है वो यूवी रीजन, हमें पता है जी आपके पास लाइमन सीरीज जो है वो यूवी रीजन की है, इट्स मीन दैट जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है जी, फॉर फॉल जंप करता है फ्रॉम हायर फ्रॉम लो टू हायर, ठीक है जी, तो if hydrogen fall from all possible higher levels to n1, then the photons of the radiation emitted lie in the region of UV region। जी, तो देन फोटॉन्स ऑफ द रेडिएशन इमिटेड लाई इन द रेंज ऑफ यूवी रीजन, आपकी रेडिएशंस जो हैं वो यूवी रीजन में क्या कर जाएंगी, लाई कर जाएंगी। अगेन हम चलते हैं जी बल्मर सीरीज की तरफ। बल्मर सीरीज है, इसमें फर्स्ट लाइन जो होती है आपकी, ओब्वियसली इसमें पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 2 से शुरू हो रहा है और n2 3 4 5, आप वैल्यूज को पुट करके क्या कर सकते हो, हर एक की जो है वो वेव नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखें सारा फाइंड आउट हुई है, लिमिटिंग लाइंस भी आ गई। ठीक है जी, अब क्या हुआ जी, इसी तरह पास्कल की, ब्रैकेट की, परफॉर्मेंस की, इन्हीं फॉर्मूलास को यूज करके वेव नंबर निकाल सकते हो। अब क्या था जी, जो बोहर एटॉमिक मॉडल था इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, इसमें कुछ खामियां थी। बोहर थ्योरी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था वो बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया, और वो आइंस जो हाइड्रोजन एटम की तरह बिहेव कर सकते थे उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। जैसे हीलियम +1 है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लिथियम जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, बेरियम जब 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि बोहर्स का जो मॉडल है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन जब हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ आते हैं तो बोहर्स इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्लियर हो गया, यानी कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए, जब आपके ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, तो बोहर्स का जो मॉडल है उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने से कासिर है, वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। नंबर 2 डिफेक्ट क्या था, व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑब्जर्व्ड बाय मीन ऑफ हायर रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, कहते जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बड़े अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो हमने देखा कि हर इंडिविजुअल लाइन जो थी वो फर्दर डिवाइड हो रही थी बहुत सारी फाइन लाइंस के अंदर, जो बोहर्स ने हमें नहीं बताई। बोहर्स ने तो हमें सिर्फ बताया कि स्पेक्ट्रोमीटर जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसमें ये लाइंस एमिट हो रही हैं, ठीक है। जब हमने एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के जरिए देखा तो हमने देखा कि ये लाइंस जो थी, जो एक लाइन थी वो फर्दर छोटी छोटी लाइंस पे कंसिस्ट कर रही है, कि हर लाइन जो है बहुत सारी फाइन लाइंस पे कंसिस्ट कर रही है, जिसके बारे में हमें बोहर्स ने बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी, ठीक है। ओरिजिनल लाइन 7 डिवाइड, जैसे आपके पास जो बल्मर सीरीज की लाइन है, जैसे हम कंसिडर करते हैं हमारे पास बल्मर सीरीज की एक लाइन आ रही है। अब ये लाइन क्या है आपके पास, हाइड्रोजन अल्फा, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये सीरीज की लाइन जो है फर्दर लाइंस पे डिवाइड हो रही है, जिसमें हमने अल्फा, बीटा, गैमा का नाम दिया। ठीक हो गया तो इसका मतलब है कि एक मॉडल जो है इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। हम कह सकते हैं कि दीज फाइन स्ट्रक्चर मल्टीपल लाइन एक्चुअली अपीयरेंस ऑफ सेवरल लाइन, सिंगल लाइन, कि एक सिंगल लाइन फर्दर सेवरल लाइन पे डिवाइड हो रही हैं, और एक क्वांटम नंबर जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो एक्सप्लेन करे इन स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो हमें फर्दर क्वांटम नंबर्स को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक हो गया, ये सेकंड इसका डिफेक्ट था।
थर्ड इफेक्ट क्या आया जी, बोर सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बोर ने सजेस्ट किया कि आपका इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन रिसर्चर्स ने बताया कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ सिंगल प्लेन, कि आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक सिंगल प्लेन में नहीं मूव कर रहा, बल्कि वो 3 डायमेंशनल मूव कर रहा है। कैसे वो 3 डायमेंशनल आगे देखेंगे भी। वो कहते हैं जी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इस तरह नहीं मूव कर रहा, बल्कि वो कैसे मूव कर रहा है, न्यूक्लियस इधर मौजूद है, वो 3 डायमेंशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर नहीं है, बल्कि वो ओवल शेप है। ठीक, ओवल शेप तब होगा, अंडे की शेप का तब होगा जब वो 3 डायमेंशन में मूव करे। अगेन हमें नहीं बताया बोहर ने इसके बारे में। व्हेन एन एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस, कहते हैं आइटम एक्साइटेड है, ठीक है जी, एमिशन स्पेक्ट्रम आपके पास आ रहा है, हमने क्या किया, इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को पकड़कर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जब हमने इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने देखा कि आपके पास ये जो लाइंस थी जब मैग्नेटिक फील्ड में पुट हुई तो ये फर्दर छोटी छोटी लाइंस में कंसिस्ट होगी जो क्लोजली पैक्ड थी। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जिसको ज़ीमैन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। अगेन क्या बात की कि एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या किया जी, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया। हमने पकड़ के इसके स्पेक्ट्रम को, इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को हमने पकड़ के किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। और फिर जब हमने देखा स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू तो ये लाइन फर्दर छोटी छोटी क्लोजली पैक्ड लाइंस पर कंसिस्ट कर रही थी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट कहलाते हैं। सिमिलरली इसी तरह एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ज़ीमैन इफेक्ट है। ठीक है, एग्जांपल इसमें दी हुई है कि आपके पास सोडियम स्पेक्ट्रम है, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सोडियम की जो लाइन थी वो 2 लाइंस में स्प्लिट होगी। पहले एक लाइन आई थी और हर लाइन फिर 2 लाइंस में स्प्लिट होगी। इसी तरह जब हमने एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब भी बहुत एक लाइन जो थी वो फर्दर छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट टूट गई। इसे स्टार्क इफेक्ट कहलाते हैं। और ये स्टार्क इफेक्ट ना तो बोहर ने हमें ज़ीमैन बताया ना स्टार्क। ज़ीमैन और स्टार्क अगेन बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट व्यू टू शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है व्हाट इज ज़ीमैन और स्टार्क। ज़ीमैन मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट में एग्जिस्ट करता है और स्टार्क जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह 1950 में Summerford suggested that moving electron might describe in addition to the circular elliptical order। जी बाद में इसके जो एक डिफेक्ट था वो समरफोल्ड ने पूरा कर दिया। वो कहता है जी आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कहता है जी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है किसके फॉर्म में, एलिप्टिकल लाइक दिस वन, ओवल शेप में। यानी कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मूव करता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपके एटम की शेप क्या है, ओवल शेप, यानी कि एलिप्टिकल शेप है। ठीक हो गया जी। अगला टॉपिक जो है वो आपके पास वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, के मैटर की जो वेव पार्टिकल नेचर क्या है, डुअल नेचर। आपको पता है जी जो रेडिएशंस होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं, ऐसे ही पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक हो गया, रेडिएशंस जो होती है इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होती है, वेव्स की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि आपकी रेडिएशन सिर्फ वेव्स की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो किस फॉर्म में भी है, वो वेव्स की तरह भी बिहेव करता है और वो पार्टिकल लाइक नेचर भी होता है। दिस इज कॉल्ड डुअल नेचर, ये कि दोनों नेचर है। मेटल जो होता है वो वेव फॉर्म में भी होता है और किस फॉर्म में भी होता है, पार्टिकल फॉर्म में भी होता है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो प्लांक्स क्वांटम हमने पढ़ी वो हमें बताती है कि लाइट शो डुअल कैरेक्टर, लाइट जो होता है वो डुअल कैरेक्टर शो करता है। ठीक है जी, कैसे जी, इट बिहेव बोथ एज मटेरियल पार्टिकल, ये पार्टिकल फॉर्म में भी है और एज अ वेव फॉर्म में भी है। ये आइडिया एक्सटेंडेड हुआ टू मेटल पार्टिकल इन 1924 बाय लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली ने प्लांक्स की इस आइडिया को लिया और फर्दर इस चीज को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कहता है, क्योंकि प्लांक्स ने जो बताया था वो लाइट के बारे में बताया था, डी ब्रॉगली ने उसका कॉन्सेप्ट लिया और उसे किसके बारे में बताया, मटेरियल पार्टिकल। कहते हैं मटेरियल पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो भी डुअल नेचर होते हैं, मीन आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगेन प्लांक्स की जो थ्योरी थी वो किसके बारे में थी, लाइट के बारे में थी, कि लाइट की डुअल नेचर है कि वो वेव फॉर्म में भी है और पार्टिकल फॉर्म में भी है। लेकिन डी ब्रॉगली ने इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा और इस कॉन्सेप्ट को मटेरियल पार्टिकल में अप्लाई किया कि हमें पता है मटेरियल पार्टिकल सॉलिड है, लेकिन कहते हैं मटेरियल पार्टिकल जो होता है, मेटल पार्टिकल, वो आपका रेडिएशन यानी कि वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पार्टिकल लाइक भी होते हैं और ये आपके पास क्या होता है, वेव लाइक। दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी इन द मैटर। इसे क्या कहते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी। और डी ब्रॉगली ने इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की विच रिलेट द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसने वेव लेंथ को
किससे कनेक्ट किया? आपके मोमेंटम, मोमेंटम कहते हैं मैस एंड वेलोसिटी। मैस एंड वेलोसिटी आपको पता है सॉलिड पार्टिकल्स की होती है, ठीक है। तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसने एक इक्वेशन दी, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर mv। ये हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर p। p इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है जी। इसमें वेवलेंथ क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, m मास ऑफ द पार्टिकल है, v क्या है? वेलोसिटी है आपके पास, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक द वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, के वेवलेंथ जो होती है वो एसोसिएट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास वेवलेंथ का और जी वेवलेंथ का और फोटो उसका मोमेंटम का इनवर्स रिलेशन है। ये वेवलेंथ का और मास एंड वेलोसिटी का क्या है? इनवर्स। जितनी वेवलेंथ क्या होती है? बड़ी होती जाती है, उतना उस चीज का मास और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जितनी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, मोमेंटम उतना ही डिक्रीज करना शुरू कर देता है। अगर मोमेंटम ज्यादा होगा, कोई बड़ा मास होगा, जैसे एक फुटबॉल है, आप कहते हो एक स्मॉल टेनिस बॉल है, उसकी वेवलेंथ कम है, तो उसका मास क्या होगा? वेवलेंथ उसकी क्या है? ज्यादा है, तो मास उसका क्या होगा? कम होगा। एक फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल का मास ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन ने बता दी कि वेवलेंथ का और मोमेंटम का है इनवर्स रिलेशन, ठीक हो गया। जी, दिस इक्वेशन इज ड्राइव एज फॉलोइंग। ये इक्वेशन कैसे बनाई इसने? ये डेरिवेशन इसकी देख लेते हैं। उसने क्या लिया? प्लांक्स से उसने आइडिया लिया। वो आइडिया क्या था? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स आपको पता है जी, एनर्जी इज इक्वल टू, प्लांक्स क्या कहता है जी? एनर्जी जो है वो इक्वल होती है h म्यू के, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 होगी। इसी तरह आइंस्टाइन की इक्वेशन आई, आपको पता है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगी? 2 होगी। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास h म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगेन जो आपके पास, आपको पता है जी, हमने पीछे पढ़ा था, प्लांक्स ने बताया था, म्यू इज इक्वल टू इक्वल होता है c ओवर लैम्डा के। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो h c ओवर क्या हो जाएगा आपके पास? लैम्डा आ जाएगा, इज इक्वल टू mc स्क्वायर आ गया आपके पास। अब इसमें आपने जब लैम्डा c स्क्वायर जो है c से कट गया, आपने जब लैम्डा की वैल्यू को निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h ओवर mc। c इसमें वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो दैट्स मीन आपके डी ब्रोगली ने प्लांक्स की इक्वेशन को और आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन को यूज करके क्या निकाली? अपनी इक्वेशन निकाल ली फॉर किसके लिए जी? जी किसके लिए निकाली जी? आपके पार्टिकल नेचर के लिए निकाली, ठीक है जी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो वेव लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। वेव लेंथ और मास का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, टू द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। इसी तरह वेवलेंथ का और मास का इन्वर्स, जितनी वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी उतना मास क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक हो गया जी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 30, इस इक्वेशन के मुताबिक द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज इनवर्स, के फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? मोमेंटम ऑफ फोटोन के साथ। हम कंसिडर करते हैं, वो कंसिडरिंग दैट द नेचर इज सिमेट्रिकल, कि आपके पास जो नेचर है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। वी अप्लाई दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन। हम करते हैं जी, हम इस इक्वेशन को, ये तो हमारे पास फोटोन के लिए निकल आए, हमने इलेक्ट्रॉन में अप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन है जो आपका, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है और वो मूव कर रहा है। तो आइडिया ऑफ डी ब्रोगली क्या है? म्यू इज इक्वल टू h ओवर m v आ गया। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है, हमें वैल्यूज का पता है क्या है जी? इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की है वो मोमेंटम के इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है एक वेलोसिटी 2.188 मल्टीप्लाई 10⁶ से मूव कर रहा है इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? आपको पता है h की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट है 6.625 मल्टीप्लाई -34 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, भी हमने कैलकुलेट किया था, 9.1 है। जब इन वैल्यूज को आप पुट करते हो, पुट करने के बाद आपने देखा कि जो वेवलेंथ आई है वो कितनी आई है? 0.33 नैनोमीटर। आपके पास जो वेवलेंथ आई है वो कितनी आई है? पहले इलेक्ट्रॉन की जो पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है 0.33। तो कहते हैं जी ये दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग इन द फर्स्ट ऑर्बिटल हमने कंपेयर की, किससे कंपेयर होती है? कहते हैं ये वेवलेंथ जो होती है ये कंपेयर हो रही है किसके साथ? एक्सरेस की वेवलेंथ। एक्सरेस की वेवलेंथ और पहला इलेक्ट्रॉन जो आपके हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इन दोनों की वेवलेंथ क्या है? इक्वल है। ऑब्वियसली अगर इक्वल है तो देखिए क्या होगा? एक्सरे क्या है आपके पास? एक्सरे, अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि एक्सरे क्या है आपके पास? एक्सरे आपके पास दिस फॉर्म में है,
किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में? पार्टिकल फॉर्म में है। दोनों की वेवलेंथ क्या हो रही है? इक्वल आ रही है, 0.33। तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल फॉर्म में है वो आपका वेव की फॉर्म में बिहेव कर सकता है, क्योंकि वेवलेंथ दोनों की इक्वल है। तो इसका मतलब है आपके पास डी ब्रोगली ने इसको क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया थ्रू दिस एग्जाम्पल। जी, इफ वी इमेजिन, अगेन हम इमेजिन करते हैं कि प्रोटॉन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की थी, तो इसकी वेवलेंथ होगी 1836 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स स्मॉलर होगी। इसी तरह अल्फा पार्टिकल जो इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेवलेंथ 7344 टाइम्स स्मॉलर होगी किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो इसका मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं अ स्टोन ऑफ मैस 1 ग्राम जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी वेवलेंथ 6.626 -30 है। तो वेवलेंथ इज सो स्मॉल, -30 में आ रही है। -30 का मतलब है कि 0.00030 दफा 0 लगाओ 6, तो वेवलेंथ बहुत छोटी हो रही है। इतनी छोटी वेवलेंथ को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब है कि हैवी मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग वेव्स associated with them but they cannot be captured weaken। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जितना मैस जिसका जितना बड़ा होता जाएगा वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कि इस बड़े ऑब्जेक्ट की हम वेवलेंथ को मेजर कर सके। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है वो वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता। वो करता है वेव की तरह बिहेव, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी कम आती है कि स्टिल अभी तक साइंटिस्ट ने कोई इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर नहीं किया कि वो इतनी छोटी वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सके। तो हम कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो में बड़े पार्टिकल्स भी पार्टिकल लाइक भी बिहेव कर सकते हैं, और किस तरह बिहेव कर सकते हैं? वेव लाइक भी बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि मेजर नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके साथ वेवलेंथ नहीं है। ठीक हो गया, ये टॉपिक आई थिंक सो